ओके जी, अटेंडेंस दे दीजिएगा जरा मुझे। अयाज खान, हफ्सा फिरदौस एंड जन्नत रानी, मिनाहिल बेग, नादिश रियाज, प्रेजेंट सर। उम्मे रुबाब। एंड अच्छा, चलें इनकी अटेंडेंस थोड़ी देर बाद लेते हैं, सबकी अटेंडेंस अभी ले लेंगे तो फिर ओके जी। कोई समराइज कर सकता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वॉलंटरली एनीवन? अदरवाइज फिर जैसे मैं पूछूंगा ना आया तो मैं बाहर निकाल दूंगा। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हाउ इज गोइंग टू समराइज इट? एनीवन वॉलंटरली? यस, बताएं। वो तो उससे पिछले सेशन में पढ़ा। क्या? DRT. Okay, what is DRT? Yes, what is DRT? और जनाब, what is DRT? ये एक्सक्यूज नहीं होगा मेरे पास। लेक्चर ना लेने वाला बराबर है ना आने वाला है, उसके साथ ही जाओगे। चलो चलो, DRT। यस, DRT पढ़ा था पिछली क्लास में। हाँ, DRT। जल्दी जल्दी शाबाश। चलो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। what is sterilization? नहीं, थोड़ा सा प्रॉपर साइंटिफिक वे में बताने की कोशिश करें प्लीज। And what is DRT? मैंने पढ़ाया लिखा है and you guys found that a problem, वो प्रॉब्लम देखेंगे। yes मैंने यहाँ तक ऑफर दी है कि SOPs को फॉलो करते हुए हमारे पास ऑफिस अगर इसमें जगह मौजूद है, you can come here to attend the class. This is not the logic. शाबाश, चलें आप। What is DRT? नहीं पता तो जाओगे बाहर। मैंने अगर नहीं पढ़ाया तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, ले जाओ। अच्छा, दुनिया में बड़ा मजे का सवाल है। क्या ये लेक्चर हुआ है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। अरे वापस ऑन द संडे DRT की प्रॉब्लम किया ना, आपको बाद में सेट करते हैं, इसके मतलब आप तो जाएंगे। तुम्हारा क्वेश्चन सेट कर देता है, उससे पिछले वाला को पूछ लेता हूँ। ये फर्स्ट लेक्चर आपका अटेंडेंस लगी होगी, तो फिर अटेंडेंस कैसे लगी इफ यू हैव नॉट अटेंडेड द लेक्चर? नाम बताइएगा प्लीज। रशीद नसीम लोधी।
अशीजा पिछले में प्रेजेंट क्या है जी 11 नवंबर वाले में हियर दिस वन प्रेजेंट लगी है ना पिछले बार ऐसे पूछ रहा हूँ डीआरटी इज फ्रॉम द प्रीवियस सेशन ये थोड़ी होता है कि आप उसमें प्रेजेंट के टाइम पे बोलते हैं दैट्स क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ अगर डीआरटी नहीं आता तो लेकिन क्वेश्चन तो होगा शीट ऐसे नहीं चलेगा पढ़ना है और इतनी अच्छी से वो वैसे शॉर्ट टाइम से होता है पता कितनी ऑप्शन हो चुकी है तुम्हारी 6 हो गई हाँ तो 7 में हुई तो तुम गए 1 2 3 4 5 6 6 नहीं ऐसे नहीं ब्रदर नहीं वो याद की लगी उसकी ऐसे मार दो गए तो ऐसे दूसरा बार करना मैं कोई मार दूं नहीं चलो दैट्स ऑल वन डीआरटी क्या था fine okay ji khawatine hazrat this is very sad and sometimes I take a surprise quiz उस दिन जिस दिन क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था तो चलें आज चूंकि फर्स्ट टाइम था आप लोगों के साथ बट बी केयरफुल सिर्फ मैंने ही पढ़ के नहीं आना आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी तो अगर मैंने ही दोबारा से फिर पढ़ के आना है तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा पढ़ना आपने अगर मेरे समझाने में कोई मसला है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट लेकिन जब मैंने क्वेश्चन करना है तो यू गाइस हैव टू आंसर इट ओके इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड सम DRT इसमें आपने एक प्रॉब्लम छोटी सी सॉल्व की थी एंड उसके बाद we discussed some potential risks of infectious agents infections के बारे में हमने देखा था कि semi critical critical and non critical instruments और किस तरह से environmental conditions हैं that have their ability that have their effect on the sterilization processes उसके एग्जांपल हमने पढ़ी थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अगर हम उसको ट्रीट करवाएं that can be killed in 150 seconds at 50 degrees centigrade and if we increase the temperature up to 55 degrees centigrade and then in that case the time required that would be 60 seconds और फिर उसके बाद हमने composition of item में पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि we cannot heat sterilize and we cannot use the single sterilization method for every type of the compound and the reagent because there are certain reagents which are heat sensitive और उसमें हमने एग्जांपल एक ली थी ग्लूकोज कैरामेलाइजेशन की कि व्हेन वी हीट द ग्लूकोज एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड इट कैन कैरामेलाइज रिमेंबर नहीं क्यों ली थी ऑनलाइन क्लास ऑप्शन इज अवेलेबल दैट्स फाइन नो प्रॉब्लम क्विज मैं ऐसा करता हूं जो कहने का साइड पे अपने रोक कर है इट्स नॉट प्रॉब्लम but following recipes ठीक है analysis so composition of the item में थोड़ी सी बात करेंगे कि when we select the antimicrobial process or antimicrobial procedure उसमें composition of the item that can affect for example हम हर किस्म के item के लिए we cannot use the heating procedure there are many reagents which are heat sensitive so heat sensitive reagents के लिए हम alternate method use करेंगे इसकी एक एग्जांपल है कि नॉर्मली हम ऑटोक्लेविंग करते हैं और ऑटोक्लेविंग के लिए हम टेम्परेचर यूज करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस 121 डिग्री सेंटीग्रेड with 15 psi pressure that is enough to kill the vegetative cells plus spores endospores okay but problem is that when we heat the glucose solution at this temperature this solution will caramelize caramelized glucose के बारे में know what is the caramelized glucose have you ever yes. Glucose when glucose is denatured
मेल्टेड ब्राउन ग्लूकोज घरों में अक्सर फूड इंग्रेडिएंट्स में कैरामलाइज्ड शुगर इस्तेमाल हुआ करती है। ब्राउन शुगर, व्हेन वी हीट द शुगर इट मेल्टेड एंड इट converted into brown color. This is the caramelization. This is the denaturation. So glucose is heat sensitive up to 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कैरामलाइज होगा। तो इस केस में या तो हम ग्लूकोज को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें, या ग्लूकोज के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चूज करेंगे, हीट करेंगे फिल्ट्रेशन। सो मैं बात यहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डिफरेंट आइटम्स की कंपोजिशन हमें इफेक्ट करती है कि कौन सा कंट्रोल मैकेनिज्म हमने यूज करना है। हीटिंग हर एक के लिए नहीं कर सकते। देयर आर मेनी केमिकल्स व्हिच आर हीट सेंसिटिव, फॉर देम वी वुड प्रेफर टू ऑप्ट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और फिल्ट्रेशन के लिए वी शुड हैव अ फिल्टर पेपर जिसका पोर्ट साइज इतना स्मॉल हो कि सारे के सारे माइक्रोबियल लाइफ जो है वो फिल्टर आउट हो जाए। और नॉर्मली जो हम पोर्ट साइज इस्तेमाल करते हैं ये 0.25 माइक्रोन मीटर पोर्ट साइज इस्तेमाल करते हैं। दैट इज इनफ फॉर द बैक्टीरियल एंड वायरल, स्पेसिफिकली बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, the composition of item that has its effect on the selection of control mechanism. Clear? समझ आ गई बात? नहीं क्या समझ नहीं पूछे? नहीं, हमने लास्ट क्लास में ऑटोक्लेविंग पढ़ा था, 121 था। आज फिर ऑटोक्लेविंग को रिपीट करेंगे। ये अभी ठीक है। अच्छा सर जी सर आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आई है इसकी। आवाज का क्या मसला है? बाकी सबको भी नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही बच्चे? सर मैंने 2-3 से पूछा, उनको भी नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पे जो बाकी लोग मौजूद हैं ऑनलाइन, डू यू हियर मी क्लियरली? यस सर। नो सर। प्रॉब्लम क्या है? डिस्टॉर्शन है? जी सर, डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। ओके, इट माइट बी ड्यू टू द इंटरनेट इश्यूज। तो आप थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करके देखें, बाद का सिग्नल इशू आया करते हैं। अगर एक दो स्टूडेंट्स को आवाज़ सही जा रही है तो इसका मतलब है कि फिर हमारी तरफ से कम्युनिकेशन इशू नहीं है, फिर रिसीवर साइड पे इशू है। तो थोड़े अपना पोजीशन चेंज करके देखें, और अदरवाइज फिर मुझे बताएं अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो। ओके सर। सर कि आप इसको रिपीट कर दें थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल पहले समझ नहीं आई है। अब क्लियर है वो। मैंने अभी सिर्फ ये बताया है कि जो डिफरेंट आइटम्स जिनको हम ऑटोक्लेव करना है, स्टेराइल करना है, उनकी कंपोजिशन मैटर करती है। और हम कंपोजिशन अगर हीट सेंसिटिव कंपाउंड है तो हम उसके लिए हीटिंग नहीं कर सकेंगे। हम उसके लिए सिंपल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, और ताकि हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स को अगर हम हीटिंग करेंगे तो वो दे विल डिस्ट्रॉय। तो बजाय इसके स्टेरिलाइजेशन हो, वो हमारे पास जो कंपोनेंट है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टू अवॉइड इट we can opt the filtration process for the heat sensitive chemicals and reagents. यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि composition of the item जो है that may has its effect on the selection of the antimicrobial procedure. ठीक है, अगला जो मैं आपसे बताना, अगला जो है this is the heating procedure. मैंने पिछली क्लास में यहाँ पे एक ड्रॉ किया था लेआउट, अगर आपको याद हो। उसमें मैंने कुछ फिजिकल और केमिकल मेथड्स का एक चार्ट बनाया था, रिमेंबर? ज़मान कुछ बनाया था मैंने? अच्छा, ये मैंने लिखा था कि जो हमारे पास कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। आप लोगों को ये बोर्ड नजर आ रहा है जहां पे मैंने अभी तक लिखा है ऑनलाइन ऑडियंस? ये सारा नजर। यस सर। तो केमिकल और दूसरी हमारे पास थी फिजिकल। सॉरी, फिजिकल। अच्छा, अब फिजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म से हमारे पास आती है हीट या हीटिंग। उसके बाद हम दूसरा हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिर हमारे पास इसमें आती है इररेडिएशन वगैरह वगैरह। ठीक है, हीटिंग में दो टाइप्स हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ओके, अब जो मॉइस्ट हीट है
इसके लिए 3 मैकेनिज्म इस्तेमाल हो सकते हैं, बॉइलिंग, पेस्चराइजेशन और तीसरा इसके लिए हो सकता है प्रेशराइज्ड स्टीम। ठीक है जी। अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में हम हीटिंग को और हीटिंग में हम मॉइस्ट हीट को डिस्कस करने लगे हैं अभी फिलहाल, मॉइस्ट हीट। तो जो हीटिंग का प्रोसीजर है, दिस इज कंसिडर्ड एज रिलायबल, रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस है और इनएक्सपेंसिव है। हीट करना है आपने बाकी मेथड्स की नस्बत, दिस इज इनएक्सपेंसिव। और दूसरी मजे की बात इसमें यह है कि इट डज नॉट इंट्रोड्यूस द पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन इट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फ्लास्क को या किसी बीकर को एथेनॉल के साथ स्टेराइल कर रहे हैं, तो एथेनॉल जब आप रिमूव कर लेंगे या कोई भी केमिकल रिएजेंट रिमूव कर लेंगे, तो फ्लास्क के अंदर उसके रिमेनिंग या रेमिनेंट्स रह जाएंगे। तो दीज आर द पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हीटिंग के केस में इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं रहता, तो ये इसका फायदा है। इसके अलावा इनएक्सपेंसिव है, फास्ट है, रिलायबल है। अब हीटिंग में हम आते हैं मॉइस्ट हीट पे। मॉइस्ट हीट जो है, इसका मॉइस्ट हीट का मोड ऑफ एक्शन क्या है? मॉइस्ट हीट का मोड ऑफ एक्शन है, इट कोएगुलेट द प्रोटीन। जो प्रोटीन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जो प्रोटीनेशियस कंटेंट है, मॉइस्ट हीट उस प्रोटीनेशियस कंटेंट को कोएगुलेट कर देती है, इरिवर्सिबली कोएगुलेट करती है। व्हेन द प्रोटीन आर कोएगुलेट, they will lose their function, and when the function will be function जब lose हो जाएगा तो microorganisms they will die। तो mode of action moist heat का हमारे पास है coagulation of proteinaceous content, और ये coagulation जो है ये irreversible हुआ करती है। और हम moist heat 3 तरीकों से प्रोवाइड करते हैं, boiling, pasteurization और pressurized steam, 3 तरीकों से। अब उसमें हमारे पास सबसे पहले बॉइलिंग की अगर बात करें, तो बॉइलिंग जो है दैट इज एक्चुअली द हीटिंग अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीटिंग है किसी भी सब्सटेंस की, दैट हैज एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, दे कैन बी किल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द बॉइलिंग प्रोसीजर। बट प्रॉब्लम इज दैट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंडोस्पोर्स कैन नॉट बी किल्ड। And you know that endospores are heat resistant form of the life, it cannot be killed with the boiling। तो ये हमारे पास इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है बॉइलिंग की। अदरवाइज बॉइलिंग जो है दैट इज रिलायबल, सेफ और इनएक्सपेंसिव भी है, बट इट कैन नॉट किल द स्पोर्स, इट कैन ओनली किल द वेजिटेटिव सेल्स। अगले है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन हमने जब स्टार्ट में इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, then there we discussed pasteurization is actually not the sterilization process। Pasteurization completely organisms को kill नहीं करती, but it reduces the number of organisms that are spoilage causing। तो this is pasteurization। और pasteurization normally food stuff की जाती है, जैसे कि milk है, juices है, vinegar है या wine है, इनकी pasteurization की जाती है to increase the shelf life of these food stuff। So this is pasteurization is also a type of moist heat। Okay। अगला है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। दिस इज आल्सो कॉल्ड HTST मेथड। और इस अब मसला ये है कि जब हमने पेस्चराइजेशन डिस्कस की थी, देयर आई टोल्ड यू कि पेस्चराइजेशन के लिए वी प्रोवाइड द टेम्परेचर एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड्स। अब अगर ये जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है 15 सेकंड्स के लिए, इन पैरामीटर्स को हम चेंज कर सकते हैं according to our requirement। Sometimes if our food stuff is enriched with microorganism or enriched with the nutrients, in that case we can increase the temperature for the longer period of time। Normally जो pasteurization हम करते हैं, ये हम करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस हुई है कि if we want to पेस्चराइज आइसक्रीम, और आइसक्रीम जो है इसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा है, तो इस केस में वी विल प्रोवाइड द 82 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 सेकंड। और दिस इज फॉर आइसक्रीम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाई टेम्परेचर
शॉर्ट टाइम, ये टेम्परेचर थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया है इस केस में, लेकिन टाइम फिर भी शॉर्ट है 20 सेकंड है, बट टेम्परेचर इज इंक्रीज. So we can change the parameters according to the composition of the composition of the food stuff that you are going to pasteurize and according to your requirements. इसके अलावा आगे देखें तो इसी की pasteurization की एक और modification आती है, that is the ultra high temperature UHT. अक्सर आप टीवी कमर्शियल में सुनते हैं कि that is the UHT treated milk. So initially it was considered that UHT is the modification of pasteurization, but it is not the modification of pasteurization. This is technically not the pasteurization. और UHT में हम करते क्या है कि we heat the milk at 140 to 150 degree centigrade. इतने high temperature पे हम heat करते हैं for a few seconds, for 3 to 4 seconds हम इसकी heating करते हैं और उसके बाद rapidly cooling करते हैं और फिर उसके बाद ये जो milk है we pack the milk into tetra packs और फिर आप देखते हैं कि UHT treated milk है that can be stored into the shelves of the stores up to several months. कुछ कई महीनों तक इसको कुछ नहीं होता. और इसके अलावा pasteurization की जो हमारे पास हाँ उस केस में जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 psi कंडीशन और टाइम था 15 मिनट. ये 15 मिनट खतरनाक है. यहाँ पे जो UHT है इसमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और 2 सेकेंड है. इसी को हम मॉडिफाई भी करते हैं शुगर के लिए. 121 को अगर 10 मिनट के लिए कर दें ठीक रहती है बात. ओके अच्छा, इसके अलावा जो पैस्चराइजेशन की एक और एग्जांपल, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एनेस्थीसिया मास्क जो है दैट कैन बी पैस्चराइज्ड और उसके जो पैस्चराइजेशन टेंपरेचर है दैट इज यूज्ड फॉर 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स. इसके अलावा कुछ जो स्क्रब्स हैं हॉस्पिटल स्क्रब्स, व्हाट आर द स्क्रब्स? हॉस्पिटल स्क्रब्स भाई वो जो डॉक्टर्स ने वो एक पहना होता है सर्जरी के टाइम पे, वो जिसका यहाँ से गला भी नहीं हुआ करता और वो यहाँ तक वो आर्म बाजू खुला डोला, वो कभी ग्रीन कलर का, ब्लू, रेड, दैट ड्रेस इज कॉल्ड दैट ड्रेस शर्ट होती है और ट्राउजर सेपरेट होते हैं. दैट ड्रेस इज कॉल्ड स्क्रब्स. स्क्रब्स को भी पैस्चराइज किया जा सकता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स. तो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें हम पढ़ रहे हैं हीटिंग में पढ़ रहे हैं मॉइस्ट हीट में हमने पढ़ी है पहले बॉइलिंग, फिर हमने पढ़ी है पैस्चराइजेशन और इनके कुछ थोड़े से हमने यूजेस और इनके एप्लीकेशन पे बात की है विद एग्जांपल. अगला जो है दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द प्रेशराइज्ड स्टीम जिसको हम कहते हैं ऑटोक्लेविंग. और आप लैब्स के अंदर ऑटोक्लेविंग बड़ी प्रॉपर करते हैं. ऑटोक्लेविंग ये जो प्रेशराइज्ड स्टीम है इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं उसमें प्रेशर कुकर या प्रॉपर ऑटोक्लेव हो सकता है. जो हमारे लैब के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा है दैट इज ऑटोक्लेव. इफ ऑटोक्लेव इज नॉट प्रेजेंट प्रेशर कुकर इज यूज्ड. इसमें जो ऑटोक्लेविंग है इसमें हमारे पास दो कंडीशंस मेंटेन रखनी हमारे पास जरूरी हुआ करती है. वन इज द 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर एंड सेकंड वन इज द प्रेशर. यहाँ पे देखिएगा मैं अगर लिखता हूँ ऑटोक्लेव, इसमें हमारे पास टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है दिस वन इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रेशर जो रिक्वायर्ड है 15 psi. psi दैट इज द यूनिट फॉर द प्रेशर, पाउंड पर स्क्वायर इंच. और जो टाइम इन दोनों के लिए रिक्वायर्ड है यह 15 मिनट्स. 15 मिनट के लिए हमें जो दोनों कंडीशंस मेंटेन रखनी होती है टू प्रॉपरली किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अच्छा, अब होता ऐसे है कि ऑटोक्लेव के अंदर वाटर होता है या प्रेशर कुकर के अंदर भी उस वाटर की हीटिंग होती है. हीटिंग के रिजल्ट में बनती है स्टीम. ऊपर होता है लिड. अब उस लिड की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है अंदर वेसल के अंदर और वो प्रेशर जो है वो पहुंचता है 15 psi पे. कितने टेम्परेचर पे? एक्चुअली दिस इज द टेम्परेचर दैट इज क्रिएटिंग द प्रेशर इनटू द वेसल. और अदरवाइज
जो प्रेशर का इट सेल्फ रोल है, इस प्रेशर का 15 psi, इस प्रेशर का इट सेल्फ कोई रोल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किलिंग में। टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है इन द प्रेशराइज्ड फॉर्म। इट सेल्फ अगर आप अलग से 15 psi प्रेशर दे दें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी प्लेट पे, तो वो किल नहीं होंगे। 15 psi does not have its own effect on the microorganisms. अच्छा, अभी जो ऑटोक्लेविंग है, we do autoclaving for most of the surgical instruments, बायोलॉजिकल मीडिया के लिए, रीयूजेबल ग्लासवेयर्स के लिए, सप्लाईज बायोहैजर्ड वेस्ट के लिए। बायोहैजर्ड वेस्ट को जब हमें वेस्ट करना होता है एनवायरनमेंट के अंदर डिस्पोजल, तो उससे पहले हम उसकी ऑटोक्लेविंग करते हैं। बैटरी प्लेट्स, फ्लास्क ये रीयूजेबल है ना, अब इन्हें बाबा यूज करते हैं, वॉश करते हैं, ऑटोक्लेव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑटोक्लेविंग जो है ये हो तो रही है नॉर्मल। मसला बाद वक्त आता है कि आपने किसी एक बड़ी फ्लास्क के अंदर इतना वॉल्यूम डाल के रख दिया है कि वो प्रॉपरली हीट ही नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे ऑटोक्लेव छोटा है हमारे पास और उसके अंदर हमने 4 लीटर की एक फ्लास्क रखी और उस 4 लीटर के अंदर आपने मीडिया भरा और उसको ऑटोक्लेविंग पे लगा दिया, वो प्रॉपर ऑटोक्लेव नहीं होगा, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम इज वेरी हाई। 4 लीटर में, हाँ, अगर आप उस 4 लीटर को डिस्पेंस करके ट्यूब्स में रख दें इस तरह से टेस्ट ट्यूब में, ये बड़ा प्रॉपर ऑटोक्लेव हो जाएगा। सो ऑटोक्लेविंग पे वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड, जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड है, इट आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद एक और मॉडिफिकेशन आती है ऑटोक्लेविंग की, दैट इज द फ्लैश ऑटोक्लेविंग। दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन। और इस फ्लैश ऑटोक्लेविंग में हम क्या करते हैं कि हम 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग करते हैं और 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीटिंग करते हैं 3 मिनट के लिए ऑटोक्लेविंग। और सॉरी पिछले वाले में हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल फॉर 15 मिनट्स, एंड इन इट वी यूज 135 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 मिनट्स। और इसके अलावा इफ वी आर डीलिंग विद द प्रियॉन्स, और प्रियॉन्स के साथ जो डीलिंग हम कर रहे हैं इसमें 135 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4.5 आवर्स, दिस इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द प्रियॉन्स। और इसके अलावा जी we should have take to measure the effective autoclaving. Sometimes it is not possible to identify that either the autoclaving is proper or not, because होता ऐसे है कि हमने एक ऑटोक्लेव के अंदर सारे के सारे वो ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए और उसकी ऑटोक्लेविंग उसकी कर दी, तो हो सकता है कुछ टाइम जो आपने प्रॉपर टाइम भी दिया उसको 15 मिनट का, और उसके बाद जब आप निकालें तो माइट पॉसिबल कि ऑटोक्लेविंग ना हुई है प्रॉपर। कैसे कि हो सकता है कि हमारे पास ये जो वेसल थी, ये अगर ऑटोक्लेव था हमारा दिस वन, और इसमें आपने यहाँ पे स्टफ रखा, कुछ यहाँ पे साइडों पे भर दिया, लाइक दिस भर दिया, तो हो सकता है कि स्टीम सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे हुई ना हो। तो अगर इस सेंट्रल एरिया में स्टीम सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुई तो ये प्रॉपर स्टेराइल नहीं होगा, तो ये ऑटोक्लेव नहीं होगा। जब हम इस मीडिया पे या इस इंस्ट्रूमेंट पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो कंटेमिनेशन आने की चांस। So इसलिए to avoid to check that either autoclaving is proper or not, we use different indicators. उसमें 2 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, केमिकल इंडिकेटर और दूसरा बायोलॉजिकल इंडिकेटर। 2 टाइप्स के हमारे पास इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें excuse me for 1 minute please. अच्छा, तो 2 किस्म के हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एक है केमिकल इंडिकेटर्स और दूसरे हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, यहाँ पे दिस वन हियर। अब इस अगर आप इमेज में देखें इस पिक्चर में, इसमें हमारे पास जो 2 बैग्स हैं, ये ग्रीनिश वन, दीस आर 2 बैग्स व्हिच इज योर स्टफ व्हिच यू वांट टू ऑटोक्लेव। इसके ऊपर जो टेप लगी हुई है दैट इज अ केमिकल इंडिकेटर, और इस टेप में केमिकल्स मौजूद हैं जो कि अपना कलर चेंज करेंगे व्हेन द ऑटोक्लेविंग इज कंप्लीटेड। कैसे? ये वाली जो साइड है दिस वन हियर, दिस वन, दिस इज अ नॉर्मल। ये आपने क्या किया कि आप पैक बनाया, पैक के ऊपर टेप लगा दी और टेप के ऊपर अपनी लेबलिंग कर ली, नाम डेट शेट लिखी। अब इसमें दिस पैक इज आफ्टर ऑटोक्लेविंग, इसमें देखें हम ब्लैक लाइंस अपीयर हो चुकी हैं, दिस वन
these black lines, these are appeared by the chemicals that was present there, and that chemical changed its color into the black when the autoclaving was completed. Okay? So this is the chemical indicator that is being used to indicate or to properly identify that either autoclaving is fulfilled or not. Got it? तो मसला समझ आई? अच्छा, अगला है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। अच्छा, अब बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा। अगर इसमें प्रॉपर सेम इसी तरह से यहाँ पे दरमियान में आपने रखा हुआ है, इसको प्रॉपर एयर सर्कुलेशन या स्टीम सर्कुलेशन नहीं हो पाई, तो केमिकल इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है, लेकिन पैक के अंदर जो आपकी ट्यूब्स या कोई भी चीज मौजूद है वो ऑटोक्लेव नहीं हुआ होता। तो सम टाइम इट इज कंसीडर्ड दैट कि ये जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं दीज आर नॉट रिलायबल। इसके लिए हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या है? उसमें एक ट्यूब होती है, छोटी टेस्ट ट्यूब टाइप, छोटी वाइल। उस वाइल में दो चैम्बर बने होते हैं, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर होता है एंडोस्पोर्स और इसमें होता है मीडिया। नाउ यू नो दैट एंडोस्पोर्स कैन बी किल्ड एट दिस ऑटोक्लेविंग कंडीशन। अब होता क्या है कि इसके ऊपर लिड है ऐसे बना, हम अपने जो चीजें ऑटोक्लेव कर रहे होते हैं उसके साथ इस ट्यूब को भी अंदर रख देते हैं। व्हेन ऑटोक्लेविंग इज कंप्लीट हम इस ट्यूब को बाहर निकालते हैं, लिड को थोड़ा सा घुमाते हैं, तो ये जो दरमियान में सेप्टम है ये ब्रेक हो जाता है, इससे एंडोस्पोर्स जो है मीडिया में आ जाते हैं। If the autoclaving was complete properly, तो ये एंडोस्पोर्स इधर ग्रो नहीं करेंगे मीडिया में। If the autoclaving was incomplete, तो एंडोस्पोर्स मीडिया में ग्रो कर जाएंगे। This is the biological indication। और इस केस में हमारे पास this one, this pinkish color, this is the normal media। अब जब एंडोस्पोर्स इसमें ग्रो कर गए तो ये मीडिया अपना कलर चेंज कर लेगा। This one is more reliable as compared to chemical indicators. Got it? जी। ये अलग से, आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि समटाइम केमिकल इंडिकेशन रिलायबल नहीं होती, तो फिर हम उस बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं उस केस में, इफ यू आर डीलिंग विद वेरी सेंसिटिव मैटर्स। And it depends upon your resources if you can manage the biological indicators, because in some labs there is a shortage of funding. ठीक है, तो these are the biological indicators that can be used. So these two types of indicators, they can be used in the as the indicator of autoclaving. Got it? अच्छा, जी यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई मसला हो, he or she can ask the question very clearly। बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए माइंड में। so what is that? and जी भाई कुछ बोलने की नहीं, ऐसा नहीं है रुझान। जो मीडिया के अंदर कंपोनेंट है ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट्स, that is very chemical form. This caramelization process that deals with the concentrated glucose solution. For example, there are some glucose mineral salts that we use glucose present in high concentration. उसमें हमारे caramelization करने का बड़ा किया जाता है। If the carbohydrates are there and glucose is there in the diluted form, उसमें हमारे caramelization नहीं आता। Caramelization occurs same way. घर में we heat the stuff, food stuff that has sugar, उसमें caramelization क्यों नहीं? अगर आप वही sugar लेते हैं किसी बर्तन डाल के हीट करें तो वो शायद 2 से 3 मिनट में caramelize हो। It depends on the concentration of sugar that is present. Okay. This is the diagrammatic layout of the autoclave. This is the horizontal autoclave actually, और इसका डोर इस साइड पे है। इसमें ये रेडिश पाइप से हमारे पास स्टीम आ रही है,
सर्कुलेट कर रही है, और प्रेशर गेज जो है दिस इज शोइंग द प्रेशर हियर, और यहाँ की जो स्टीम हमारे पास टेम्परेचर डाउन हो गया जिस एयर का, वो वापस जाएगी और बॉयलर के अंदर, बॉयलर से फिर से हीट होके आएगी. सच काइंड ऑफ ऑटोक्लेव्स दे आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. ये बड़े साइज के हुआ करते हैं. इंडस्ट्रीज में बॉयलर एक ही जगह पे लगा होता है, वहीं पे वो बॉयल कर रहा है, स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, और वो स्टीम पाइपलाइंस के थ्रू जहाँ जहाँ पे ऑटोक्लेव चल रहे हैं वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है. तो छोटे ऑटोक्लेव जैसे हमारे लैब में, वहाँ पे तो हम वहीं पे हीटिंग कर रहे हैं ना ऑटोक्लेव. So such kind of autoclaves, they are very large in size and they can be used. ठीक है. उसके अलावा next one, that is the commercial canning process. Have you ever consumed the canned food? Canned food, can के अंदर food हुआ करती है, खाई जनाब आपने कभी? Canned food. भाई हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं. Canned food नहीं खाई. वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फिश आती है, टोना फिश आती है इसमें खास तौर पे. कैन होते हैं पैक, उसको आप कट करते हैं एंड देन यू कैन ओपन इट. पाइनएप्पल आते हैं, पाइनएप्पल आता है जी कैन, और वो पाकिस्तान में शायद इसकी कम है कैन. अब कैन फूड से हैं, इसकी कैसे पैकिंग करते हैं और इसको हम कैसे स्टीराइल करते हैं, बिकॉज कैन फूड के अंदर Clostridium botulinum के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं. Clostridium botulinum is an organism which produce the botulinum toxins, and these toxins they have ability to germinate at low pH and anaerobic condition. तो कैन होता है, उसके अंदर अक्सर विनेगर एडेड होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, और कैन फूड जो है उस कैन के अंदर pH रिड्यूस की जाती है ताकि जो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है वो ना ग्रो कर सकें. और इसके अलावा जब कैनिंग की जाती है तो उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है कैन के अंदर, जिसकी वजह से जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ भी इनहिबिट होती है. बट देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक एग्जांपल है Clostridium botulinum की, दैट हैज एबिलिटी, इसके जो स्पोर्स हैं अगर ये फूड के अंदर पैक करते हुए रह जाएं तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि दे हैव एबिलिटी टू ग्रो in the anaerobic conditions as well as in the low pH. इस वजह से it is necessary to properly autoclave the cans when they are packed and during the packing. और autoclaving, canning की autoclaving के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं that's called retort, और this is actually the large industrial scale autoclave. This is called retort. और अभी हम देखते हैं कि इसमें retort में हम करते क्या हैं कि this is a step wise procedure for the food packaging into the cans. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में we wash the food or the fruits that we want to want to pack in the can. ताकि जो सबसे पहले तो हम उसमें सॉर्टिंग करेंगे, जो उसको रिमूव कर देंगे जो डैमेज फ्रूट हैं या जिसकी स्किन ब्रोकन है, we will remove it. उसके बाद वॉशिंग होगी, और वॉशिंग जो है, वॉशिंग एक्चुअली दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वॉशिंग के बाद हमारे पास उसकी स्टीम के साथ ट्रीटमेंट होगी, और स्टीम जो है दैट विल डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स दैट हैव एबिलिटी टू अल्टर द फ्लेवर ऑफ द फूड. तो हम उन एंजाइम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे. उसके बाद ये जो फूड है कैन के अंदर पैकिंग होगी, फिलिंग, और फिलिंग के बाद कैन को हीट अप किया जाएगा. हीटिंग के रिजल्ट में जो फूड के अंदर इंट्रैप्ड एयर है बाहर निकल जाएगी. अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में कैन को सील करेंगे, और सीलिंग के बाद जो कैन्स हैं इनकी ऑटोक्लेविंग होगी, दिस वन स्टेरिलाइजेशन होगी, और उसके बाद कूलिंग होगी बाय स्प्रेइंग द वाटर और बाय सबमर्जिंग द कैन्स इनटू द कोल्ड वाटर. और उसके बाद नाउ दीज कैन्स आर रेडी फॉर द पैकिंग, और पैकिंग के बाद दे कैन बी शिप्ड टू द मार्केट. So this is the canning procedure that also require the careful treatment to avoid it. Got it? कोई सवाल? Any question? Share Hill Khan? Any questions? Come on, Share Khan. Who wants to ask one? अब नाम क्या होगा? Share Khan. Any questions from the online or from the on campus audience? Okay, we will take a 2-minute break और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं.
Okay, ji, we are back. Next that we are going to continue. This is the dry heat. We have completed the moist heat. और मैं आपको यहाँ पे एक लेआउट बना के दिखाया था कि हम moist heat के बाद dry heat भी पढ़ेंगे. और dry heat unfortunately खैर वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए. Dry heat is not as efficient as the moist heat was. Moist heat जो है उसमें हमने जो mode of action पढ़ा है वो coagulation है और हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड को 15 मिनट के लिए दे दें इट्स इनफ. बट अगर हम वही इफेक्ट लेना चाहते हैं तो हमें ड्राई हीट देनी पड़ेगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 सेल्सियस फॉर 90 मिनट्स. देखें ना यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा टाइम ज्यादा. यहाँ पे मॉइस्ट हीट के केस में टेम्परेचर भी कम टाइम भी कम. और जो ड्राई हीट है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट डू ऑक्सीडेशन ऑफ द सेल कंपोनेंट्स. और ये जो ऑक्सीडेशन है दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल और ये प्रोटीन को डीनेचर करती है. प्रोटीन डीनेचरेशन के रिजल्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है. और जो ड्राई हीट की कॉमन एग्जांपल है जब हम लैब में स्टीमिंग कर रहे होते हैं तो लूप को हीट करते हैं फ्लेम पे. दिस हीटिंग इज द एग्जांपल ऑफ द ड्राई हीट. और इसके अलावा इंसिनरेशन व्हेन वी बर्न द बायो वेस्ट इनटू सम लार्ज कंटेनर्स उसको डिकंटामिनेट करने के लिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ड्राई हीटिंग. और इसके अलावा अगर हम ग्लास सेपरेटर्स को ड्राई हीट करना चाहते हैं तो we have to provide 160 to 170 degree centigrade temperature for 2 to 3 hours अगर एयर सर्कुलेशन नहीं है. तो अगर इनक्यूबेटर के अंदर एयर सर्कुलेशन मौजूद है तो ये जो 2 से 3 आवर्स है टाइम विल रिड्यूस. तो इस वजह से जो हीटिंग इनक्यूबेटर्स होते हैं उनके अंदर एक फैन लगा होता है जो कि चल रहा होता है और पूरे इनक्यूबेटर के अंदर हीट को प्रॉपर्ली डिस्पर्स कर रहा होता है. ठीक है. So next one that is also अब हीटिंग खत्म होगी. हीटिंग में ड्राई हीट मॉइस्ट हीट में बॉइलिंग पेस्चराइजेशन और प्रेशराइज्ड स्टीम. अब ये हीटिंग खत्म होगी. अभी पढ़ हम फिजिकल मेथड्स ही रहे हैं और उसमें हमारे पास अगला आता है फिल्ट्रेशन. we can in case of incineration and loop sterilization, but when we need to sterile the glass separators तो उसमें हमारे पास क्लोज ओवर होता है. तो उसके अंदर एयर होती है मौजूद होती है. वहाँ पे वैक्यूम तो नहीं है ना क्रिएट हुआ हुआ. हाँ मुझे समझ नहीं आई बात. ऑक्सीडेशन का मतलब है कि लूप के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए थे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट कर दिया. उनके अंदर जो प्रोटीनेशियस कंटेंट है उस प्रोटीनेशियस कंटेंट की ऑक्सीडेशन हो गई है. और ऑक्सीडेशन भी होती है तो क्या ये बॉन्ड्स में इकट्ठी नहीं होती? हाँ यहाँ भी होता है. ओके अच्छा जी. अगला अदर फिजिकल मेथड्स में आता है फिल्ट्रेशन. और फिल्ट्रेशन में जो हमारे पास है मसला वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन देयर इज द इशू ऑफ हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स. और इसमें दिस वन इज द फिल्ट्रेशन असेंबली. ये सारी की सारी जो है ये फिल्ट्रेशन असेंबली है. दिस वन फिल्ट्रेशन असेंबली है और इसमें ये ऊपर जो बोतल है इसके अंदर हम अपना कंपाउंड या जो भी हम रेजेंट है डालते हैं. इसके अंदर यहाँ पे नीचे फिल्टर पेपर अटैच्ड है और नीचे फ्लास्क है. इसके अंदर फिल्ट्रेट आएगा और फ्लास्क के साथ वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो कि इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करता है बाय क्रिएटिंग द वैक्यूम इन दिस फ्लास्क. समझ आ गई जी. तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो इसका मैंने बताया था फिल्टर पेपर का जो पोर साइज रिक्वायर्ड है ये 0.25 माइक्रोमीटर है. तो ये दिस वन आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर. वकार वहां से लाइट ऑफ करो ये सामने वाली बच्चे. हाँ कर दो. अच्छा इसके अंदर अगर आप देख सकें कलर काफी डार्क है क्लियर नहीं नजर आ रहा बट यू कैन चेक इट ऑन. इसके अंदर ये वाला जो है जी ये यहाँ पे पोर है. दिस वन इज द पोर. ये पोर साइज है
और ये जो बड़े हैं बैक्टीरिया, you can see that the pore size is very small and the bacteria are larger in size, so they cannot pass through this pore, they will be filtered out. Got it? Turn on the lights please. तो फिल्ट्रेशन में हम प्रोडक्शन ऑफ अनपेस्चराइज्ड बियर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बियर जिसको हम पेस्चराइज ना कर सकें। शुगर सोल्यूशन के लिए हम कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन के लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा जार्डिया के सिस्ट और बैक्टीरिया को वाटर से रिमूव करने के लिए की जा सकती है। और जो इसके लिए जो फिल्टर पेपर का पोर साइज रिक्वायर्ड है वो 0.25 माइक्रोन मीटर है। और जो फिल्टर पेपर है नॉर्मली ये बना होता है पॉलीकार्बोनेट का या सेलुलोज नाइट्रेट का बना हुआ होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कुछ डेप्थ फिल्टर्स और हैपा फिल्टर्स की बात करेंगे। और जो डेप्थ फिल्टर्स होते हैं दे आर चार्ज्ड विद माइक्रो, दे आर चार्ज्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल पास थ्रू दिस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे भी चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है रिजवान? माइक्रोबियल सरफेस पे कौन सा चार्ज हुआ करता है? जी देखना कंफर्म की तरह मुझे तुमने बताना, ठीक है। तो जो डेप्थ फिल्टर्स हैं दे आर चार्ज्ड and they are oppositely charged to the charge present on the microbial surface, and when the microorganism pass through that filters, opposite charge will attract and microorganism will filter out और filtrate नीचे चला जाएगा। ओके इसके अलावा HEPA फिल्टर्स हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट फिल्टर्स, पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, these are HEPA filters। और इसमें जो हमारे पास जो पोर साइज है that is normally 0.3 माइक्रोन मीटर and that are involved in the labs, जो labs के अंदर सर्कुलेशन हो रही है इनके थ्रू हो रही होती है। इसके अलावा लैमिनार हुड के अंदर जो हमारे पास फिल्टर्स अटैच होते हैं दे आर आल्सो द HEPA फिल्टर्स। गॉट इट? ओके अगला रेडिएशन अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। आज के लिए इतना ही अब्सॉर्ब कीजिएगा और कल क्विज है आप लोगों का, और क्विज का सिलेबस वगैरह तो क्लियर है ना सबको? अच्छा जी, सो दिस वन अबीहा बाबर, अशीज नसीम लोधी, अस्मा मोहम्मद मुमताज। Present, sir. ओके अस्मा रज़ाक, अस्मा, आतिका इफ्तिखार, आयशा ताहिर, बिस्मा महबूब, बुशरा मुर्तज़ा, फारिया फरहान, गुलनाज बीबी, जवेरिया, जन्नत हारून, माहीन ज़ाहरा, मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट, मोहम्मद नवील हमजा, नवील हमजा कौन थे जिनको भाई निकाला? नवील यू आर एब्सेंट। ओके रानिया हफीज प्रेजेंट, रिमशा हामिद महमूद। अच्छा वो जिनको मैंने वहां से भेजा था उनका क्या नाम था? गुलनाज। देन दिस वन साद नईम खान, समन रॉक, यस सर, सना लियाकत, Present, sir. शेरदिल अली खान, ताहिर अब्बास। प्रेजेंट सर। ये बाय क्या था ना? प्रेजेंट सर, मैं तो क्लास में नहीं आया। ओके तैयबा कमर, वकार हुसैन, ज़ईम अमजद। सर मैं प्रेजेंट हूँ। Yes, sir. आपने एब्सेंट मार्क कर दिया है। किसको एब्सेंट मार्क कर दिया है? सैयद ताहिर अब्बास। अच्छा चलो। सर अबीहा है, मुझे भी जी अबीहा। ओके ये ले अबीहा। और ज़ईम अमजद। यस सर प्रेजेंट। ओके ख़वातीन व हज़रात एंड सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आप नाम बताएं अपना। सर लास्ट भी आपने एब्सेंट लगाई हुई है तैयबा कमर की। तैयबा कमर बच्चे आज तो आपको आया नहीं है, क्लास से बाहर निकाला है। सर लास्ट में तो थी ना, लास्ट की आपने एब्सेंट लगाई है।
प्रेजेंट द लास्ट क्लास? I don't सर remember. मैंने लास्ट लेक्चर लिया है, प्रेजेंट ही मैं। इसके अलावा ये माहिन ज़हरा थैंक यू सर। माइक बंद कर एंड द लेक्चर एंड इसमें अय्याज था, ये वाला अय्याज खान, और तो नहीं था इनमें से कोई भाई? नाजिश रिजवान, सर अय्याज खान प्रेजेंट अगेन। नाहिल पे स्लाइड से अपलोड और